हाय एवरीवन, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और आज जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो पिछला लेक्चर में जो है ना हम लोग एक टर्म पढ़े थे कोगुलेशन, कि जब किसी कोलॉइडल सिस्टम में किसी कोलॉइड में कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है तो उसके चलते उस कोलॉइड का प्रिसिपिटेशन हो जाता है। मतलब उसके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, प्रिसिपिटेशन हो जाता है। इस फिनोमिनन को हम लोग बोल रहे थे कोगुलेशन। तो बतलाए थे कि यदि कोलॉइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका कोगुलेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज वाला आयन चाहिए जो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करे, और न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा कि वे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और प्रिसिपिटेट के रूप में अपीयर होंगे। उसी प्रकार से यदि कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल है तो उसका कोगुलेशन के लिए कोई नेगेटिव आयन चाहिए जो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करे और उसको प्रिसिपिटेट के रूप में करवाए। तो इसी कोगुलेशन को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल है, हार्डी-सोल्ज रूल। CH को यहां साइलेंट लेकर के चलते हम लोग, हार्डी-सोल्ज रूल। यह रूल बतलाता क्या है तो कोगुलेशन के बारे में ही एक्सप्लेन करता है कि किसी कोलॉइडल सिस्टम का कोगुलेशन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग आयन्स होंगे। तो कौन सा आयन कितना जल्दी प्रिसिपिटेशन करेगा उस पर्टिकुलर कोलॉइडल पार्टिकल का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस रूल का जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि यदि कोई कोलॉइडल सिस्टम है, कोलॉइड, और इसमें हम कोई आयन मिला रहे हैं तो इसका होगा कोगुलेशन। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि कोलॉइड और आयन पे जो चार्ज होगा अपोजिट नेचर का होगा। यदि कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो आयन पे नेगेटिव होगा, और यदि कोलॉइडल पे नेगेटिव है तो आयन पे पॉजिटिव होगा। आयन कहाँ से आएगा तो इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग आयन नहीं मिलाते हैं, उसके जगह पे इलेक्ट्रोलाइट मिला ऐसा। तो जब किसी कोलॉइडल सिस्टम में किसी भी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट का एक्सेस अमाउंट, एक्सेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाना है, तब थोड़ा सा मिलाने से प्रिसिपिटेशन नहीं होता है। तो जब किसी कोलॉइडल सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइट का एक्सेस अमाउंट मिला देने से इसका प्रिसिपिटेशन हो जाए तो इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते थे कोगुलेशन। और हार्डी-सोल्ज रूल के अनुसार कि एक कोलॉइड का कोगुलेशन के लिए जो आयन चाहिए वह अपोजिट चार्ज वाला होगा। यदि पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो इसका प्रिसिपिटेशन के लिए नेगेटिव आयन चाहिए इलेक्ट्रोलाइट से, और यदि कोलॉइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो इधर से पॉजिटिव आयन चाहिए। कोगुलेशन क्यों होता है हम पहले ही बताए हैं कि अपोजिट चार्ज होने से क्या होगा ना कि इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो न्यूट्रल पार्टिकल स्थिर होते हैं। स्थिर होते हैं मतलब वो सेटल डाउन कर जाएंगे और प्रिसिपिटेट के रूप में अपीयर होंगे। तो ये पहला पॉइंट हार्डी-सोल्ज रूल का। सेकेंड पॉइंट की बात करें यदि हम लोग, तो बोल रहा है कि जो कोगुलेटिंग पावर होगा आयन का, कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैलेंसी। किसी भी आयन का जो कोगुलेटिंग पावर होगा वह उसके वैलेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैलेंसी मतलब समझना है चार्ज का। जैसे मान लो कि कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है, ठीक है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड का कोगुलेशन के लिए कैसा आयन चाहिए, नेगेटिव आयन चाहिए। अब नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन में एक नेगेटिव चार्ज है कि दो नेगेटिव चार्ज है कि तीन है कि चार है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका कोगुलेटिंग पावर उतना ज़्यादा। जैसे FeCN का होल 6 पर 4 माइनस होता है, PO4 पर 3 माइनस होता है, SO4 पर 2 माइनस होता है, NO3 पर 1 माइनस होता है। सारे नेगेटिव आयन हैं, ये सभी पॉजिटिव कोलॉइड का कोगुलेशन कर सकते हैं, लेकिन सब में सबसे ज़्यादा कोगुलेशन कौन करेगा तो जिसका वैलेंसी ज़्यादा है, मतलब जिस पर 4 माइनस है। इस पर 4 माइनस है मतलब समझ रहे हो कि कोलॉइड के 4 पार्टिकल का कोगुलेशन एक बार में कर सकता है।
यदि एकक प्लस है कोलाइडल पार्टिकल पे तो। उसी प्रकार से इस पर 3 माइनस है मतलब ये 3 ही का प्रिसिपिटेशन करेगा, इस पर 2 माइनस है मतलब 2 का करेगा, और इस पर 1 माइनस है तो 1 ही का प्रिसिपिटेशन करेगा। तो एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड विच वन हैज मैक्सिमम कोगुलेटिंग पावर। और ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए हुए रहेंगे, तो याद रखोगे कि जो कोगुलेटिंग पावर होता है किसी भी आयन का वह उसके वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैलेंसी मतलब चार्ज, जितना अधिक चार्ज हो उतना ज्यादा। उसी प्रकार से मान लो कि यदि कोई नेगेटिव कोलॉइड है तो उसका कोगुलेशन के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए। मान ले कि कोई नेगेटिव कोलॉइड है ऐसा, तो इसका कोगुलेशन के लिए चाहिए पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन में भी अलग अलग चार्ज हो सकता है, जैसे लेड पर 4 प्लस, एल्यूमिनियम पर ट्रिपल प्लस, Mg पर 2 प्लस और Na पर 1 प्लस। तो ये सभी पॉजिटिव आयंस नेगेटिव कोलाइड का कोगुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये सब में सबसे ज़्यादा कौन करेगा, तो ये लेड 4 प्लस सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है 4 को, ये 3 को ही करेगा, ये 2 को और 1 को ही। तो इसी हिसाब से इसका कोगुलेटिंग पावर जो है वेरी करेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, हार्डी-सूज रूल पे कोई नोट्स लिखने नहीं आता है इस पर, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आ सकता है। तीसरा पॉइंट इसका है, एक ही हुआ कोगुलेटिंग पावर और दूसरा होता है कोगुलेशन वैल्यू, जिसको हम लोग फ्लोकुलेशन वैल्यू भी बोलते हैं। तो याद रखोगे कोगुलेशन वैल्यू ऑफ एन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी, या वैलेंसी की जगह हम लोग कोगुलेटिंग पावर भी बोलें, कोगुलेटिंग पावर भी बोल सकते हैं यहां ऐसा। देखो कोगुलेटिंग पावर अलग चीज हुआ, कोगुलेशन वैल्यू अलग चीज हुआ। कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होने का मतलब हुआ कि ज्यादा चार्ज होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोलाइडल पार्टिकल को वह प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बदलेगा, कन्वर्ट करेगा। अभी जो कोगुलेटिंग पावर है कोगुलेशन वैल्यू का उल्टा, माने यदि किसी आयन का कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है मतलब इसका वैल्यू कम होगा। जैसे एसिड या बेस में हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि pKa वैल्यू जो है एसिड के स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pKa वैल्यू कम होता है, एसिड कमजोर है तो pKa वैल्यू ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से यहाँ कि यदि कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है तो कोगुलेशन वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उल्टा होगा। तो यदि कोई पूछे कि चारों आयंस में सबसे कम कोगुलेशन वैल्यू किसका है, सबसे कम, तो डायरेक्ट इसको याद रखो ना, वैलेंसी को। सबसे कम कोगुलेशन वैल्यू मतलब वैलेंसी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इसका है मतलब इसका। तो Pb4 प्लस का कोगुलेटिंग पावर सबसे अधिक लेकिन कोगुलेशन वैल्यू सबसे कम। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो एक बार जरूर वहां देखोगे ध्यान से कि वह कोगुलेटिंग पावर पूछा है या कोगुलेशन वैल्यू पूछा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा होना है। कोगुलेटिंग पावर वैलेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि कोगुलेशन वैल्यू वैलेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस बात को ध्यान में रखो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यही कुछ 3-4 पॉइंट्स थे हार्डी-सूज रूल में, और देखोगे कुछ एग्जांपल्स भी नोट्स में दिए हुए हैं, वैल्यू भी लिखा हुआ है कोगुलेशन वैल्यू। तो वैल्यू याद रखने का नीड नहीं है, लेकिन समझोगे पॉइंट को कि क्या है ये पॉइंट। अब यदि इस कोगुलेशन से बचाना हो, लोग पढ़े कि कोलॉइड में जो है एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो उसका हो जाता है प्रिसिपिटेशन। अब यदि उस प्रिसिपिटेशन को रोकना हो, मतलब किसी कोलॉइड के कोगुलेशन को कम करना हो या रोकना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कोगुलेशन को यदि प्रिवेंट करना हो तो कोई प्रोटेक्टिंग कोलाइड मिलाया जाता है। प्रोटेक्टिंग एक्शन ऑफ
लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड जो है ना वह प्रोटेक्टिंग कोलॉइड के जैसा बिहेव करते हैं। दो टाइप का हम लोग पढ़े थे, लायोफोबिक और लायोफिलिक। लायोफोबिक के बारे में बताए थे कि लायोफोबिक जो है ना अनस्टेबल होता है, उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम इजिली सेपरेट कर जाते हैं। मतलब ऐसे कोलाइड का कोगुलेशन जो है ना बहुत आसान होता है। लेकिन यदि उसको कोगुलेशन से रोकना हो तो उसमें हम लोग कोई लायोफिलिक कोलाइड मिलाते हैं। और लायोफिलिक कोलाइड मिलाने से क्या होता है कि कोगुलेशन जो है रुक जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड या प्रोटेक्टिंग कोलाइड। जैसे मान लिया जाए कि कोई कोलाइडल सिस्टम है, कोलाइडल सिस्टम है तो कोलाइडल सिस्टम में हम पढ़े दो पार्टिकल्स होते हैं, दो टाइप के, डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। मान लो कि डिस्पर्स्ड फेज पे पॉजिटिव चार्ज है, डिस्पर्सन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज है, मान लिया जाए ऐसा। तो ये दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगा कब? जब यह हो लायोफिलिक कोलाइड। लेकिन यदि दोनों के बीच वीक एफिनिटी है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वह कहलाएगा लायोफोबिक। यदि यह लायोफोबिक कोलाइड है तो इसका प्रिसिपिटेशन आसान है। जब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो वह इलेक्ट्रोलाइट इसका प्रिसिपिटेशन कर देगा। क्यों करेगा प्रिसिपिटेशन? सपोज जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं उससे नेगेटिव आयन ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा कि इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। देखो ई नेगेटिव इसके साथ नहीं मिल पा रहा था क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है, रीजन कि वह लायोफोबिक है। लेकिन अब ई वाला प्लस इसके साथ स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेगा क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हैं, और जब ये माइनस ई प्लस के साथ आसानी से इंटरैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा कि न्यूट्रल हो जाएगा और इसका हो जाएगा प्रिसिपिटेशन, मतलब कोगुलेशन हो जाएगा इसका। लेकिन यदि इसमें हम लायोफिलिक कोलाइड मिला दें, लायोफिलिक कोलाइड, तो लायोफिलिक कोलाइड के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो। तो जब लायोफिलिक कोलाइड इसमें मिलाओगे तो क्या होगा कि जो अट्रैक्शन पहले से वीक था अब यह अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और यह स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किसके चलते होगा? तो इस लायोफिलिक कोलाइड के चलते। चूंकि लायोफिलिक कोलाइड जो है उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो इसके वजह से इसका अट्रैक्शन आपस में बढ़ जाएगा और फिर इसका आसानी से कोगुलेशन नहीं हो पाएगा, कोगुलेशन से बच जाएगा। तो लायोफिलिक कोलाइड क्या कर रहा है कि इसको कोगुलेट होने से रोक रहा है, इसका प्रोटेक्शन कर रहा है। इसीलिए इस लायोफिलिक कोलाइड को हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्टिंग कोलाइड। और ये जो पूरा फिनोमेनन हुआ लायोफिलिक कोलाइड का, लायोफोबिक कोलाइड के प्रिसिपिटेशन को रोकना, इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। जैसे होता है ना कि मान लो कि ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत उदंड है, मतलब बिहेवियर जो है ना उसका ठीक नहीं है। अब यदि उस केस में बाहर से उसके लिए एक मेंटोर लगाया जाए जो उसके बिहेवियर को कंट्रोल करे, उसको बिगड़ने ना दे, तो जो बाहर से मेंटोर उसके लिए अपॉइंट किए हैं जो उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसको बिगड़ने से बचा रहा है, तो उस मेंटोर जो है उसके लिए प्रोटेक्टिंग कोलाइड का काम करेगा। और खास करके वो वैसे बच्चे होते हैं जिनका अट्रैक्शन माँ बाप से कम होता है, क्योंकि माँ बाप से अट्रैक्शन जिनका ज़्यादा रहेगा वे माँ बाप के संपर्क में रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे समझेंगे तो वे बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन जिनका माँ बाप से नहीं बनता है वे क्या करेंगे, उनकी बातों का कभी कदर नहीं करेंगे और अकेले छट छट करके रहेंगे और फिर जो है सो बिगड़ जाएंगे।
तो ये माँ बाप के साथ मिल करके रहने का मतलब हुआ उनके साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, वो लायोफिलिक हुआ। लेकिन यदि उनसे दूर है, कटे छटे रहते हैं, बढ़िया व्यवहार नहीं है माता पिता के साथ, तो बिगड़ने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, माने प्रिसिपिटेशन का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जब डिस्पर्सन मीडियम के साथ अट्रैक्शन ना हो। तो इस केस में फिर बाहर से एक मेंटोर लाना पड़ता है जो उससे बढ़िया से इंटरैक्ट करे, उसकी बातों को जाने कि वह क्यों ऐसा बिहेव करता है, तब फिर उसके सुधरने का चांस बढ़ जाएगा, या यूँ बोले कि बिगड़ने का चांस घटेगा। तो जो बाहर से मेंटोर लगाए थे हम लोग, वह कहलाएगा उसके लिए प्रोटेक्टिंग कोलॉइड। तो यही होता है प्रोटेक्शन में कि लायोफिलिक कोलॉइड जो है प्रोटेक्टिंग कोलॉइड का काम करता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच वन एक्ट्स एज प्रोटेक्टिंग कोलॉइड, ऑप्शन दे देगा लायोफोबिक, लायोफिलिक, मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर, ऐसे कुछ भी। तो याद रखोगे कि लायोफिलिक कोलॉइड जो है काम करता है किसका, प्रोटेक्टिंग कोलॉइड का। इस प्रोटेक्शन के आधार पर ही जो है एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है जो डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, इससे डेफिनेशन ही और आता ही है, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर जरा समझते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ protecting colloid in milligram, which is essential to just prevent the coagulation of 10 ml gold sol when 1 ml NaCl of 10% is added into it is called गोल्ड नंबर। डेफिनेशन पढ़ोगे तो बड़ा अटपटा सा है, डेफिनेशन से एक भी बात क्लियर नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं, इसलिए इसको ध्यान से समझोगे। एग्जाम में डायरेक्ट इसका डेफिनेशन ही आता है 1 नंबर में, गोल्ड नंबर, और आता ही है, गारंटेड है, प्रत्येक वर्ष आता है इस टॉपिक से। बोला है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिंग कोलॉइड इन मिलीग्राम which is essential to just prevent the coagulation of 10 ml gold sol when 1 ml NaCl of 10% is added into it। सबसे पहले गोल्ड सोल की बात करें हम लोग, तो गोल्ड सोल मेटल का एक सोल है, और बताया कि इस प्रकार का सोल कैसे बनता है, तो ब्रिज आर्क मेथड से, ये हम लोग पीछे पढ़े हैं कोलॉइड का प्रिपरेशन में। तो मान लें कि यह गोल्ड सोल है, अब गोल्ड सोल है तो कलर इसका गोल्ड के जैसा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब इस गोल्ड सोल में जब ऐड किया जाता है जब ऐड किया जाता है 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन, और ये गोल्ड सोल कितना रहेगा, ये छोड़ दो कितना हो रहा है अभी। तो सबसे पहले गोल्ड सोल जो कि बना ब्रिज आर्क मेथड से, जब इस गोल्ड सोल में 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन मिलाए तो इसका हो गया कोगुलेशन। कोगुलेशन माने प्रिसिपिटेशन। अभी सोल है, कोलॉइडल सिस्टम है, लेकिन जब उसमें NaCl का सॉल्यूशन मिलाओगे तो मिलाने से उसका प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब अब वह कोलॉइड नहीं रहेगा बल्कि प्रिसिपिटेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां समझोगे 10% NaCl सॉल्यूशन क्या है, तो यदि यह 10% मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है, इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम NaCl जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में रहेगा या 100 ml सॉल्यूशन में रहेगा।
यदि यह 10% मास बाई वॉल्यूम यानी वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है, इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम NaCl कितना ml सॉल्यूशन में रहेगा, 100 ml सॉल्यूशन में रहेगा। तो यह जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा 10%, और इस सॉल्यूशन का कितना लेना है, 1 ml। और जब इस 1 ml सॉल्यूशन को हम लोग मिलाएंगे इसमें तो इसका होगा कोगुलेशन। हालांकि 1 ml तब लेना है जब गोल्ड सोल हम लोग कितना लेंगे, 10 ml, मतलब ये गोल्ड सोल ले लो यहां से 10 ml। तो जब इस 10 ml गोल्ड सोल में 1 ml 10% NaCl मिलाते हैं तो इसका हो जाता है प्रिसिपिटेशन, मतलब कोगुलेशन। और इस कोगुलेशन को रोकने के लिए बाहर से हम लोग मिलाएंगे प्रोटेक्टिंग कोलाइड। तो ये प्रोटेक्टिंग कोलाइड का कम से कम अमाउंट जो इस कोगुलेशन को रोक सके, उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं गोल्ड नंबर। जैसे फिर से समझो, मान लो कि कोई बर्तन है और इसमें ये है गोल्ड सोल, ठीक, और ये गोल्ड सोल का एक फिक्स्ड क्वांटिटी ले लेना है, कितना, मान ले 10 ml ले लेना है डेफिनेशन के अनुसार। अब इसमें जो है हम लोग इधर से मिला रहे हैं NaCl सॉल्यूशन, तो NaCl कितना मिलाना है, तो 1 ml जिसका स्ट्रेंथ कितना है 10%। तो ऐसा करने से इसका प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब अभी जो कोलाइड के फॉर्म में है अभी नीचे प्रिसिपिटेट बन जाएगा ऐसा। तो प्रिसिपिटेशन ना हो, इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, इधर से हम लोग मिलाएंगे प्रोटेक्टिंग कोलाइड, मतलब लायोफिलिक कोलाइड। तो ये जो प्रोटेक्टिंग कोलाइड मिलाएंगे वो मिलीग्राम में मिलाएंगे। तो कम से कम कितना मिलीग्राम जो इसके कोगुलेशन को रोक दे, मान लें कि रोकने के लिए 25 मिलीग्राम चाहिए, कि 25 मिलीग्राम कोई लायोफिलिक कोलाइड मिलाए तो ये गोल्ड सोल का कोगुलेशन रुक गया। तो इस 25 को हम लोग बोलेंगे गोल्ड नंबर, ऐसा। तो यही डेफिनेशन है कि जब 10 ml गोल्ड सोल में 10% NaCl सॉल्यूशन का 1 ml मिलाते हैं तो होता है कोगुलेशन। उस कोगुलेशन को रोकने के लिए प्रोटेक्टिंग कोलाइड का जो मिनिमम अमाउंट होता है मिलीग्राम में, उसी मिनिमम अमाउंट को हम लोग बोलते हैं गोल्ड नंबर। जैसे बताया है एग्जांपल के थ्रू कि इसके कोगुलेशन को रोकने के लिए यदि 25 मिलीग्राम चाहिए गोल्ड नंबर, मतलब प्रोटेक्टिंग कोलाइड, इसका मतलब ये 25 का लाएगा गोल्ड नंबर। तो ऑब्वियसली यह जो गोल्ड नंबर है वो डिपेंड करेगा प्रोटेक्टिंग कोलाइड के नेचर पे, क्योंकि यहाँ वाला बात तो हम लोग फिक्स करके रखे है ना कि गोल्ड सोल 10 ml ही रहेगा और NaCl जो है 10% सॉल्यूशन और उसका 1 ml ही मिलाना है। तो इधर का क्वांटिटी फिक्स है। तो अभी इसके कोगुलेशन के लिए, इधर कोगुलेशन को रोकने के लिए इधर अलग अलग टाइप के प्रोटेक्टिंग कोलाइड मिला सकते हो, और जब अलग अलग टाइप के प्रोटेक्टिंग कोलाइड मिलाओगे तो अलग अलग अमाउंट उसका लगेगा कोगुलेशन को रोकने के लिए। तो जो अमाउंट उसका लगेगा मिलीग्राम में वही कहलाता है उसका गोल्ड नंबर। और ऑब्वियसली कोगुलेशन होने से कलर चेंज कर जाता है, तो कलर के आधार पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यह एक सुटेबल डेफिनेशन है, इसको बढ़िया से रट लोगे। एग्जाम में डायरेक्ट आता है डेफिनेशन कि व्हाट इज गोल्ड नंबर, तो इसे ही याद रखना है। लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसको तोड़ के समझना है, उल्टा समझना है कि जब 10 ml गोल्ड सोल में 10% NaCl सॉल्यूशन के 1 ml को ऐड किया जाता है तो उसका होता है कोगुलेशन। और इस कोगुलेशन को रोकने के लिए प्रोटेक्टिंग कोलाइड का जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए मिलीग्राम में, उस मिनिमम अमाउंट को हम लोग बोलते हैं गोल्ड नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किए। तो बेहद इंपॉर्टेंट टर्म था। इसके बाद हम लोग 2 छोटे छोटे टर्म्स अभी पढ़ेंगे जो ऑलरेडी पीछे क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं, इमल्सन और जेल के बारे में। इमल्सन के बारे में क्या पढ़े थे कि उस प्रकार का कोलॉइडल सिस्टम जिसमें दोनों कंपोनेंट्स मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम वे दोनों लिक्विड्स हों, तो वैसे कोलॉइडल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इमल्सन। तो इमल्सन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होंगे। डिस्पर्सन मीडियम इज ऑल्सो लिक्विड एंड डिस्पर्स्ड फेज इज ऑलरेडी लिक्विड, ऐसा। तो जब किसी कोलॉइडल सिस्टम में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स हों तो वैसे कोलॉइडल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं
इमल्सन। अब ये जो दोनों लिक्विड कंपोनेंट होंगे, इसमें से यदि डिस्पर्स्ड फेज वाटर हो और डिस्पर्सन मीडियम ऑयल हो, ऑयल मतलब एनीथिंग विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, मतलब ऑयल की जगह कोई केमिकल भी हो सकता है, बेंजीन है जैसे, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ऑयल मतलब एनीथिंग विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यदि डिस्पर्स फेज वाटर और डिस्पर्सन मीडियम ऑयल, तो ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा ऑयल और कम मात्रा में क्या रहेगा वाटर। तो ऐसे इमल्सन को हम लोग बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सन। वाटर इन ऑयल मतलब तेल में पानी, तो तेल में पानी मतलब तेल ज़्यादा रहेगा पानी कम रहेगा, और जो ज़्यादा रहेगा वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। तो यदि डिस्पर्सन मीडियम ऑयल हो और डिस्पर्स फेज वाटर हो तो इसी को बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सन। और यदि उल्टा कि डिस्पर्स फेज ऑयल हो और ई वाटर हो तो क्या बोलेंगे इसको, फिर इसको बोलेंगे ऑयल इन वाटर इमल्सन। मतलब इस बार पानी में तेल मतलब पानी ज़्यादा और तेल कम, तो जो ज़्यादा रहेगा वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। तो इसका हेडिंग में ही डेफिनेशन है वाटर इन ऑयल, तो सिंपली लिख देना है कि डिस्पर्सन मीडियम ऑयल डिस्पर्स्ड फेज वाटर, मैंने राइट साइड वाला होगा डिस्पर्सन मीडियम, लेफ्ट वाला डिस्पर्स्ड फेज। उसी प्रकार से ऑयल इन वाटर मतलब डिस्पर्सन मीडियम वाटर और डिस्पर्स्ड फेज ऑयल। तो ऐसे एक कोलाइडल सिस्टम या ऐसे इमल्सन को हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें भी डेफिनेशन ही आता है जनरली 1 मार्क्स का कि क्या है इमल्सन। तो वैसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड्स हों। लिक्विड्स में कुछ भी हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं, वाटर इनसॉल्युबल हो सकते हैं। तो एक वाटर और दूसरा कोई इनसॉल्युबल मटेरियल के आधार पे इमल्सन का क्लासिफिकेशन है कि यदि कोई इनसॉल्युबल मटेरियल डिस्पर्सन मीडियम हो और वाटर डिस्पर्स फेज तो वाटर इन ऑयल, और उल्टा हो जाए तो ऑयल इन वाटर। और इमल्सन जैसे पढ़े इसी प्रकार से एक टर्म है इसमें जेल। तो जेल में क्या बताए थे, इसमें भी 2 कंपोनेंट यदि लोगे, डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। तो जेल में ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, डिस्पर्सन मीडियम रहेगा सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज रहेगा लिक्विड। तो यदि ज़्यादा मात्रा में सॉलिड हो और कम मात्रा में लिक्विड हो तो ऐसे कोलॉइडल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जेल। अब इसमें से दोनों के बीच इंटरैक्शन के आधार पे जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जेल जो है फर्दर 2 टाइप का, इलास्टिक जेल और दूसरा नॉन इलास्टिक जेल। देखो ये इलास्टिसिटी एक टर्म पढ़े होंगे फिजिक्स में कि यदि किसी सिस्टम पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो फोर्स अप्लाई करने से उसका शेप चेंज कर सकता है, और जब फोर्स को हटा दिया है तो वह फिर वापस अपना ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। और वे जो सब्सटेंस है जिसके साथ ऐसा हो रहा है कि प्रेशर अप्लाई करने से सिकुड़ गया, फिर उसको प्रेशर हटा दिए तो ओरिजिनल शेप पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। तो सेम चीज यहाँ है कि इलास्टिक जेल मतलब उस प्रकार के जेल जो इलास्टिसिटी पोजेज करते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करने से शेप चेंज करेगा और हटा दो तो फिर से वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, तो उनको बोलेंगे इलास्टिक जेल। और जिसमें इलास्टिसिटी पोजेज नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल में जैसे चिपचिपा चीज जितना है इलास्टिक में, जैसे स्टार्च माड़ समझ सकते हो, भात से जो निकलता है, जिलेटिन, गम, ऐसे। तो ये सारे जो है आते हैं किसमें, इलास्टिक में। नॉन इलास्टिक की बात करें तो जैसे सोल वगैरह जो बनता है, सिलिका जेल जैसे बनता है, सिलिका जेल किसको बोलेंगे, तो इसको समझ सकते हैं एग्जांपल से कि जैसे घर में हम लोग को प्लास्टर करना रहता है, नया घर बन रहा है, तो जो सीमेंट बालू वगैरह मिला करके जो मसाला उसका बनता है उसको सिलिका जेल बोल सकते हो। तो उसमें जब पानी मिलाओगे ना तो देखोगे कि वह पानी फिर वहाँ से सेपरेट भी हो जाता है, आसानी से इंटरैक्ट नहीं कर पाता उसके पास, तो वहाँ इलास्टिसिटी पोजेज नहीं होता है, तो वह सिलिका जेल मतलब नॉन इलास्टिक। और ये सभी जो स्टार्च वगैरह ये सभी होते हैं इलास्टिक जेल। तो ऐसे ही डेफिनेशन मात्र है ये सब, इमल्सन, जेल, सोल तो पढ़ ही चुके हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक। एक इसमें छोटा सा टर्म है जेटा पोटेंशियल।
हालांकि वह काफ़ी वाइड कंसेप्ट है और एडवांस टॉपिक है जो आगे का क्लासेज में पढ़ना है, लेकिन बुक में थोड़ा सा डिफिक्ट है तो उसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जेटा पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड आया है मतलब यहां चार्ज की बात हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे ही। जैसे मान लो कि सिल्वर आयोडाइड एक कोलॉइडल सिस्टम है। हम लोग पीछे पढ़े हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज आने का एक कारण ये भी होता है कि डिस्पर्सन मीडियम से वह कोलॉइड सुटेबल आयन एब्जॉर्ब करता है। मान लें हम लोग कि सिल्वर आयोडाइड जो कोलॉइड है ये क्या किया है कि डिस्पर्सन मीडियम से आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब किया है। ऐसा आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्प्शन हुआ ऐसा। तो ऐसा होने से अब क्या होगा कि जो सिल्वर आयोडाइड है इस पर एक ही लेयर बन गया, ये एक लेयर बन गया है आयोडाइड आयन वाला नेगेटिव लेयर। तो ये क्या करेगा कि अपने इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो है फिर से कोई दूसरा पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब कर सकता है। सपोज पोटासियम आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है ऐसा, तो फिर एक अलग लेयर बन गया। सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड एक कोलॉइडल सिस्टम था, ये क्या किया कि डिस्पर्सन मीडियम से आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब किया। तो ये आयोडाइड आयन इसके सरफेस पे गया। चूंकि आयोडाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इस तरह से एक नेगेटिव लेयर का फॉर्मेशन हो गया जो कि फर्स्ट लेयर है। अभी नेगेटिव लेयर है तो हो सकता है कि फिर से कहीं से पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब करे, कहीं से मतलब हो सकता है कि पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हो। तो ये क्या करेगा कि एक पॉजिटिव आयन को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हम लोग का हुआ सेकेंड लेयर। तो ये जो दो लेयर बनता है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन के चलते, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और डिटेल में पढ़ना इसके बारे में, एडवांस है कि जो ऐसे दो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है आयन का एब्जॉर्प्शन के चलते कोलॉइडल सिस्टम में, इसको हम लोग हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बोलते हैं। अभी जो डबल लेयर में पहला लेयर है ना, ये फर्स्ट लेयर होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब ये लेयर स्थिर रहता है। इस लेयर में जो आयंस हैं वे आयंस इधर उधर मूव नहीं करते हैं बल्कि अपने जगह पे फिक्स्ड होते हैं, फॉर्मली एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं। तो यह कहलाएगा फिक्स्ड लेयर। लेकिन ये जो सेकेंड लेयर होता है यह डिफ्यूज्ड होता है। डिफ्यूज्ड होता है मतलब इसके जो आयंस हैं इधर उधर मूव कर सकते हैं। पहला लेयर फिक्स्ड लेयर हुआ, स्टेशनरी लेयर जिसको बोलेंगे। सेकेंड लेयर के आयंस डिफ्यूज्ड होते हैं मतलब ये इधर उधर जो है मूव कर सकते हैं। अब इस सेकेंड लेयर का आयन के मूवमेंट के चलते जो है डिफ्यूजन के चलते यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और उसी को हम लोग बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। समझ गए क्या बोले सो कि कोलॉइडल सिस्टम डिस्पर्सन मीडियम से सुटेबल आयंस एब्जॉर्ब करता है, उसके सरफेस पे जाकर के आयन जमा होंगे तो उसके चलते ओवरऑल कोलॉइडल पार्टिकल पे कोई चार्ज आएगा। अब क्या होगा कि यहां से फिर एक अपोजिट चार्ज वाले आयन का जो है एब्जॉर्प्शन होगा और वे आयन जाकर के उसके सरफेस पे वहां रहेंगे और ये आयन हो सकता है कि किसी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट से आए हो। ऐसा करने से दो अलग अलग लेयर बनता है। ये पहला लेयर में जो आयन का यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ वह स्टेशनरी फर्स्ट लेयर होगा और जो सेकेंड लेयर वाला आयन है डिफ्यूज्ड होगा और ये जो है सो इधर उधर मूव करेगा। तो इस सेकेंड लेयर का आयन के मूवमेंट के चलते यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। और ये जो दो लेयर यहाँ क्रिएट होता है इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। समझ गए? उसी प्रकार से एक टर्म इसमें है ऑटो कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस क्या है कि जैसे मान लो हम कोई रिएक्शन लिखते हैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। एस्टर है, ये जब एस्टर में वाटर मिलाओगे ना H2O तो मिलाने से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड
और अल्कोहल। अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ये यहां प्रोडक्ट है और फिर यही इसमें यहां कैटलिस्ट का भी काम करता है। H+ मतलब एसिड, और एसिड का H+ कहां से आया? तो इससे। तो जब किसी रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करे तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस, और इस कैटलिस्ट को बोलेंगे ऑटो कैटलिस्ट। क्या बोले कि जब किसी रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट का काम करे, मैंने बाहर से कैटलिस्ट लेने का जरूरत ना हो, जो प्रोडक्ट बना वही प्रोडक्ट इसमें कैटलिस्ट का काम करता हो, तो ऐसे रिएक्शन को ऑटो कैटालाइज्ड रिएक्शन या ऑटो कैटालाइसिस बोलेंगे इस फेनोमेनन को। और ये जो कैटलिस्ट यहाँ लिए हैं जो कि रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है जो रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑटो कैटलिस्ट। उसी प्रकार से एक टर्म है इसमें ऑक्लूजन। ऑक्लूजन छोटा छोटा टर्म है, डेफिनेशन आता है ऑक्लूजन। ऐसा क्या होता है ऑक्लूजन? तो इसमें यू नहीं होगा, ऑक्लूजन होता है। सिंपली एक लाइन में इसका डेफिनेशन है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन दी मेटल सरफेस। देखो एडजॉर्प्शन में क्या बताएं कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे गैस का जमा होना एडजॉर्प्शन कहलाता है। अब यदि वह सरफेस कोई मेटल का हो, ऑब्वियसली मेटल मैक्सिमम सॉलिड ही होते हैं मरकरी को छोड़ करके, तो यदि एडजॉर्प्शन किसी मेटल सरफेस पर हो और वो भी एडजॉर्प्शन किसी गैस का हो, तब इस फेनोमेनन को बोलेंगे ऑक्लूजन। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द मेटल सरफेस इज कॉल्ड, ऑप्शन दे देगा एडजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, ऑक्लूजन, सॉर्प्शन। तो याद रखोगे कि जब मेटल सरफेस पे गैस का एडजॉर्प्शन हो तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म ही दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन। जैसे हम बताए थे कि जब अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करके अल्कीन बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस को निकेल के सरफेस पे एडजॉर्ब करवाया जाता है। तो निकेल वहाँ मेटल है, हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्लूजन। तो इस तरह से जो है सरफेस केमिस्ट्री यहाँ समाप्त होता है। छोटा चैप्टर था और फुली थियोरिटिकल जो है, काफ़ी सारे छोटे छोटे डिफिनेशंस इसमें हैं और एग्जाम में इससे डायरेक्ट ऐसे ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में कुछ ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो यहाँ से हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री का जो 5 यूनिट है पांचों समाप्त होता है। इसके पहले जो सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। और अभी रहा सरफेस केमिस्ट्री। ये पांचों चैप्टर मिला करके फाइनल एग्जामिनेशन में 12th बोर्ड में जो है तकरीबन 25 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 10 से 15 मार्क्स न्यूमेरिकल होते हैं पीछे के चैप्टर से। तो छोड़ना नहीं है। इसके बाद फिर अब आगे जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तब तक इतना ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।